स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे हिंदी साहित्य के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में, जिसमें हमने 50 टू 51 क्वेश्चन लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे और आगे के प्रश्न आज हम इस वीडियो में देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी हैं। अगला प्रश्न है, सूरसागर किसकी रचना है? सूरसागर सूरदास की रचना है। सूरसागर सूरदास की रचना है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कृति कवि सूरदास की नहीं है? तो सुंदर विलास कृति सूरदास की नहीं है। अगला प्रश्न है, सूरसागर के गुरु थे? सूरदास के गुरु थे गुरु वल्लभाचार्य। इनके गुरु कौन थे? गुरु वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न है, सूरदास, नंददास आदि अष्टछाप के कवियों ने कृष्ण काव्य की रचना किस भाषा में की थी? तो इन्होंने रचना जो की थी वो ब्रज भाषा में की थी। किसमें की थी? ब्रज भाषा में की थी। अगला प्रश्न है कि सूरसागर की रचना डैश में की गई है? सूरसागर की रचना ब्रज भाषा में की गई है। सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य, ये क्वेश्चन हो गया। सूरसागर के कविता के रचयिता कौन है? ये भी हो गया सूरदास। निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप कवि हैं? तो सूरदास जी अष्टछाप कवि हैं। अगला प्रश्न है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये किसकी पंक्ति है? तो ये मीराबाई की पंक्ति है। ये मीराबाई की पंक्ति है। अगला प्रश्न है, मीरा किसे अपना इष्टदेव या आराध्य मानती थी? ये आपको बताना है। तो मीरा कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण को अपना इष्टदेव और आराध्य मानती थी। अगला प्रश्न है, मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की पदावती दी थी? किस कवि को दी थी महावत? तो सुंदरदास को मुगल बादशाह शाहजहां ने महाकवि राय की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है, कठिन काव्य का प्रेत कहलाते हैं? कठिन काव्य का प्रेत कहलाते हैं, ये कहलाते हैं केशव। कठिन काव्य का प्रेत कहलाते हैं केशव कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रीति काल के कवि हैं? रीति काल के कवि बताने हैं। रीति काल के कवि हैं वृंद। वृंद जो हैं ये रीति काल के कवि हैं निम्न में से। सतसई के लेखक कौन हैं? सतसई के लेखक कौन हैं? तो सतसई के जो लेखक हैं वे हैं बिहारी लाल। सतसई के लेखक हैं बिहारी लाल। सतसई के लेखक हैं बिहारी लाल। अगला प्रश्न है, निम्न में से रीति काल का कवि कौन है? रीति काल का कवि बताना है कौन है? तो रीति काल के कवि इनमें से हैं बिहारी। कौन है? बिहारी। अगला प्रश्न है, कवि बिहारी का जन्म कहाँ हुआ था? कवि बिहारी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कवि बिहारी का जन्म ग्वालियर में हुआ था। ग्वालियर इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन रीतिकालीन कवि हैं? कौन रीतिकालीन कवि हैं? तो भूषण जो है ना, भूषण रीतिकालीन कवि है। अगला प्रश्न है, हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग जो माना जाता है वो भारतेंदु युग को माना जाता है। भारतेंदु युग। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग की समय सीमा है? भारतेंदु युग की समय सीमा हमें बतानी है। तो भारतेंदु युग की समय सीमा है 1850 से 1900 ईस्वी। 1850 से 1900 ईस्वी। सितारे हिंद किस लेखक का उपनाम था? सितारे हिंद किस लेखक का उपनाम था? ये हमें बताना है कि सितारे हिंद किस लेखक को कहा जाता था। तो सितारे हिंद राजा शिव प्रसाद को कहा जाता था। राजा शिव प्रसाद। राजा शिव प्रसाद को सितारे हिंद कहा जाता था। अगला प्रश्न है, प्रेम सागर किसकी कृति है? प्रेम सागर किसकी कृति है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रेम सागर लल्लू लाल की कृति है। लल्लू लाल की कृति है। अगला प्रश्न है, हिंदी नवजागरण के अग्रदूत कौन कहलाते हैं? हिंदी जागरण के अग्रदूत कौन कहलाते हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी नवजागरण का अग्रदूत कहते हैं। अगला प्रश्न है, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल किसकी पंक्ति है?
ये किसकी पंक्ति है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है। अगला प्रश्न है, जयद्रथ वध किस लेखक या लेखिका की कृति है? जयद्रथ वध बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये दोस्तों। जयद्रथ वध मैथिली शरण गुप्त होना चाहिए यहाँ पे। जयद्रथ वध मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अगला प्रश्न है, इनमें से मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी नहीं है? मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी नहीं है? तो इनमें से अगर हम देखते हैं, प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। प्रिय प्रवास मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, जयद्रथ वध किसकी रचना है? तो जयद्रथ वध अभी बताया था, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अगला प्रश्न है, भारत भारती के रचनाकार हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत भारती के रचनाकार हैं। भारत भारती के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली में सर्वप्रथम लोक कवि कौन माने जाते हैं? खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोक कवि कौन माने जाते हैं, ये आपको बताना है। तो बताइए, इसका सही आंसर होगा मैथिली शरण गुप्त ही खड़ी बोली में सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि द्विवेदी युगीन रचना जय भारत के रचनाकार कौन है? जय भारत के रचनाकार कौन है? तो जय भारत के जो रचनाकार हैं वे भी मैथिली शरण गुप्त हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त कृत नहीं है, यानी मैथिली शरण गुप्त की नहीं है, कौन सी वो रचना है? तो ये आपकी नील देवी, नील देवी मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। जबकि जयद्रथ वध भी मैथिली शरण गुप्त की है, यशोधरा भी और साकेत भी मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अगला प्रश्न है कि मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? मैथिली शरण गुप्त का संबंध आदिकाल के किस युग से है? तो मैथिली शरण गुप्त का संबंध द्विवेदी युग से है। द्विवेदी युग से मैथिली शरण गुप्त का संबंध है। हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? प्रश्न संख्या 84 है कि हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? तो श्याम नारायण पांडे हल्दी घाटी के रचनाकार है। श्याम नारायण पांडे हल्दी घाटी के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से राष्ट्र कवि कहलाता है, राष्ट्र कवि की उपाधि किसे दी गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी। बताइए, तो इसका सही उत्तर है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त, जब मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती की रचना करी थी तब इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से छायावादी रचनाकार कौन है? छायावादी रचनाकार हमें बताने हैं कि छायावादी रचनाकार कौन है। निम्न में से छायावादी रचनाकार कौन है? तो सुमित्रा नंदन पंत को भी छायावादी रचनाकार भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है? अंचल, अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है? तो रामेश्वर शुक्ल का उपनाम है अंचल। रामेश्वर शुक्ल का उपनाम है अंचल। अगला प्रश्न है, हुई वीरता की डैश के साथ सगाई झांसी में, सुभद्रा कुमारी चौहान की इस पंक्ति को पूरा करे। हुई वीरता की, हुई वीरता की तो आएगा इसमें वैभव के साथ, सगाई झांसी में किसके साथ? वैभव के साथ। वैभव के साथ हुई थी सगाई। 88 का बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 89, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा है? महादेवी वर्मा ने प्रथम काव्य संकलन जो किया था वो किया था निहार का। निहार इनकी पहली रचना है, निहार। अगला प्रश्न है, कामायनी किस युग की रचना है? कामायनी किस युग की रचना है? कामायनी छायावाद युग की रचना है। अगला प्रश्न है, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाह, ये पंक्तियां किस काव्य रचना की हैं?
हमें ये बताना है। तो ये पंक्तियाँ जो हैं ये कामायनी काव्य रचना की है। कामायनी से ये रचना ली गई है कि हिमगिरी के उतंग शिखर पर बैठ। अगला प्रश्न है, निराला द्वारा रचित ललित गीतों का संग्रह कौन सा है? तो ललित गीतों का संग्रह गीतिका है। कौन सा है दोस्तों? गीतिका है, गीतिका। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य की लब्ध प्रतिष्ठित कृति कामायनी के रचनाकार कौन है? कामायनी के रचनाकार कौन है? तो कामायनी के जो रचनाकार हैं सबको पता है, आपको जयशंकर प्रसाद हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवियत्रियों में से एक होने के कारण डैश को आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। वे हैं आपकी, कौन है? महादेवी वर्मा। कौन है? महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है, कौन सी कृति महादेवी वर्मा की है? इनमें से कौन सी कृति महादेवी वर्मा की है? जैसा कि अभी लास्ट क्वेश्चन में आपको पता होगा कि निहार इनकी पहला काव्य संकलन है। अगला प्रश्न है, ये पंक्तियां हैं, तुम रक्तहीन तुम मांसहीन हे अस्थिशेष तुम अस्थिहीन। ये किसकी रचना है? किसने लिखी थी ये पंक्तियां? 97 का आप आंसर बताएंगे तो ये पंक्तियां हैं सुमित्रा नंदन पंत की। किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 98 है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनाकार छायावाद के चार स्तंभों में नहीं है? कौन सा रचनाकार छायावाद के चार स्तंभों में नहीं है? वे हैं मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कामायनी के रचनाकार हैं। दोबारा आ गया ये कामायनी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। प्रश्न संख्या 100 है कि कामायनी के रचनाकार हैं। कामायनी के रचनाकार कौन है? तो कामायनी के रचनाकार हैं प्रसाद। कामायनी के रचना है प्रसाद। बार बार एक ही प्रश्न आ रहा है। अगला प्रश्न है, आंसू 101 आंसू किसका प्रमुख काव्य है? आंसू किसका प्रमुख काव्य है? तो आंसू जयशंकर प्रसाद का है। किसका है जी? जयशंकर प्रसाद का है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से प्रसिद्ध छायावादी लेखक का नाम बताइए। प्रसिद्ध छायावादी लेखक का नाम बताना है, वो हैं महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है, नीचे जल था ऊपर हिम था, एक तरल था एक सघन। ये किसकी पंक्तियां हैं? ये किसकी पंक्तियां हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब है जयशंकर प्रसाद। ये जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां हैं। ये जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का मूल स्थान कहाँ पर है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का मूल स्थान इलाहाबाद में है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का मूल स्थान इलाहाबाद में है। अगला प्रश्न है कि स्वर्ग बनाया है जो मैंने, उसे न विकल बनाओ, अरि अप्सरे उस अतीत के नतून नतून गान सुनाओ। ये पंक्ति कामायनी के किस सर्ग से ली गई है? थोड़ा डीप क्वेश्चन है पर अच्छा है। चलो करते हैं। 105 का आंसर हम लगाएंगे कर्म सर्ग से ली गई है। ये पंक्ति कर्म सर्ग से ली गई है। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद की कौन सी काव्य रचना अतुकांत शैली में लिखी गई है? कौन सी रचना है? वो रचना है प्रेम पथिक। कौन सी रचना है? वो रचना है प्रेम पथिक। अगला प्रश्न है कि मधुशाला के रचनाकार कौन है? मधुशाला मधुबाला इनके रचनाकार हैं हरिवंश राय बच्चन। कौन है? हरिवंश राय बच्चन। अगला प्रश्न है, मधुशाला किसके द्वारा रचित है? मधुशाला किसके द्वारा रचित है? हरिवंश राय बच्चन। अगला प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन ने अपने इंग्लैंड प्रवास काल में कौन सा गीत संग्रह लिखा? इन्होंने कौन सा गीत संग्रह लिखा था? इन्होंने लिखा था प्रणय पत्रिका। प्रणय पत्रिका। अगला प्रश्न है, जूही की कली कविता के कवि कौन हैं? जूही की कली कविता के कवि
है निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न है उर्वशी किसकी रचना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि उर्वशी किसकी रचना है। तो उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अगला प्रश्न है इनमें से नागार्जुन द्वारा रचित रचना कौन सी नहीं है। नागार्जुन द्वारा रचित रचना कौन सी नहीं है। तो ऑप्शन ए ही इसका सही है, मैं उस जनपद का कवि हूँ, मैं उस जनपद का कवि हूँ। अगला प्रश्न है रश्मिरथी के रचयिता कौन है। रश्मिरथी के रचयिता कौन है। तो रश्मिरथी के रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। तो अगला प्रश्न है, ये पंक्तियां हैं कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं, उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं नागार्जुन, नागार्जुन इन पंक्तियों के रचनाकार। निम्नलिखित में से कौन सी दिनकर की रचना नहीं है। दिनकर की रचना नहीं है। तो मृगनयनी दिनकर की रचना नहीं है, मृगनयनी दिनकर की रचना नहीं है, जबकि उर्वशी कुरुक्षेत्र और रश्मिरथी दिनकर की रचना है। अगला प्रश्न संख्या 116 है कि हिंदी साहित्य के कवि को कवियों का कवि कहा गया। किस हिंदी साहित्य के कवि को कवियों का कवि कहा गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये शमशेर बहादुर सिंह जी को, शमशेर बहादुर सिंह जी को कवियों का कवि कहा गया है। अगला प्रश्न है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार संविधान की 8वीं अनुसूची में जो सभी भाषाएं हैं उनके लिए दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कृत पंत जी की कृति है, इनकी कृति बतानी है। पंत जी से आप समझ ही गए होंगे कि सुमित्रा नंदन पंत। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें मिला था। तो इनकी रचना है चिदंबरा, इनकी रचना है चिदंबरा। अगला प्रश्न है कि सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो चिदंबरा पर मिला था। अगला प्रश्न है इनमें से ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता नहीं है, इनमें से ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता नहीं है, ये हमें बताना है। तो कमलेश्वर, कमलेश्वर ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता नहीं है। इन्हें कितने पाकिस्तान के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त है। अगला प्रश्न है कि अज्ञेय जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। अज्ञेय जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार। ये बहुत ही फेमस रचना है अज्ञेय जी की। अगला प्रश्न है हिंदी के लिए अब तक प्राप्त ज्ञानपीठ पुरस्कार। हिंदी के लिए अब तक हिंदी में कितने ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। तो ये है 11, इनकी संख्या कितनी है 11 है। अगला प्रश्न है इनमें से ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता नहीं है, इनमें से ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता नहीं है, आपको बताना है। तो ये है कमलेश्वर, कमलेश्वर। अगला प्रश्न है कि महादेवी वर्मा को यामा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था। यामा के लिए इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था महादेवी वर्मा को। तो इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला प्रश्न है कि अज्ञेय जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। कितनी नावों में कितनी बार, अभी हमने पढ़ा था। अगला प्रश्न है कि किस भाषा के लिए सन 1995 में साहित्यकार M.T. वासुदेव नायर को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मलयालम भाषा के लिए, मलयालम भाषा के लिए। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है।
ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है, तो वो रचना है उर्वशी। उर्वशी को तो है बुनी हुई रस्सी, बुनी हुई रस्सी। अगला प्रश्न है, वर्ष 1982 में इनमें से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? 1982 में महादेवी वर्मा को यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है कि 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार महादेवी वर्मा को मिला था। फिर अगला प्रश्न है, कितनी नावों में कितनी बार रचना किस पुरस्कार से सम्मानित है? तो ये रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए सम्मानित है। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला था? यामा पर। साहित्य अकादमी पुरस्कार का प्रारंभ कब से हुआ है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार का प्रारंभ बताइए कब से हुआ है? साहित्य अकादमी पुरस्कार का प्रारंभ कब से हुआ है? इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट में बताएंगे दोस्तों। और आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, क्योंकि हम पूरी हिंदी की प्रैक्टिस सेट की क्लास इस वीडियो पर हम लाने वाले हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ। चलिए, धन्यवाद दोस्तों।